अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हम 2 सेशन कर चुके हैं, एक ईआर डायग्राम के ऊपर और एक उसी से थोड़ा सा एक्सटेंडेड हमारा टॉपिक था कि ईआर डायग्राम को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम डेटाबेस टेबल्स के अंदर। डिफरेंट जो सिनेरियोस हैं, मैं जस्ट आपको एक बार गो थ्रू कर लेते रीकैप। ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है जेफरी ए हॉफर की, उसी की स्लाइड्स हैं। ठीक है, हमने देखा था कि हमारे पास एंटिटी होती हैं, फिर वीक एंटिटी होती है, रिलेशनशिप है, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, एसोसिएटिव एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड और हमारे पास थे डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, इनको हमने वन बाय वन तमाम को देखा था कि कोई भी कॉन्सेप्ट जिसके बारे में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डाटा सेव करने जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी। और फिर हमने कहा था कि अगर एंटिटी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास एम्प्लॉय है और कुछ उसके डिपेंडेंट है, जैसे उसके बच्चे, किड्स हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, तो ये जो डिपेंडेंट है ये वीक एंटिटी है, लेकिन एम्प्लॉय हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ठीक है, इसी तरह रिलेशनशिप देखा था डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान, जैसे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट है, इनके दरमियान रिलेशनशिप है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट और टीचर के दरमियान है, एम्प्लॉयज़ का मैनेजर के साथ है। तो ये डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप थे। और हर एंटिटी के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बारे में वो डाटा सेव करना चाह रहे हैं, दैट इज़ एट्रीब्यूट। और कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनमें मल्टी वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, एक बंदे की स्किल है, एक से ज़्यादा स्किल हो सकती है उसकी। इन चीज़ों को हमने देखा था। फिर ये डिफरेंट वही चीज़ें आ गई हमारे पास। हमने ये देखा था कि हमारे पास कुछ कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं जो असल में आपको एक एट्रीब्यूट नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके पीछे अंडरलाइंग मल्टीपल एट्रीब्यूट हैं। जैसे ये एड्रेस है, एड्रेस कैन हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड। अगर हम इन सबको एक ही फील्ड में रखेंगे तो कल को सर्चिंग मुश्किल हो जाएगी। अगर हम मैं इस तरह फील्ड रखूँगा तो मुझे पता है मैंने सिर्फ सिटी लाहौर से अगर किसी को फाइंड करना है तो एक एट्रीब्यूट में से सर्च करूँगा, रादर के इतना बड़ा एड्रेस लिखा होगा और उसमें से सर्च करूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ हमने चीज़ें देखी थी। ठीक है, ये कुछ एट्रीब्यूट है जो हमारे मल्टी वैल्यू है। जैसे प्राइस है, पेट्रोल की प्राइस होती है, वो उसकी कोई इफ़ेक्टिव डेट होती है कि फ़र्स्ट से लेके इसकी डिफरेंट होगी प्राइस। हर फर्स्ट को जो हमारी प्राइसेस चेंज होती है, लेकिन वो उसकी हिस्ट्री मेंटेन करता है। तो ये मल्टीपल हमारे पास ये चीज़, ये आप सेशन 1 में सारी चीज़ें उसकी रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। जैसे वन टू मैनी देखा था हमने, यूनरी रिलेशनशिप, जैसे एम्प्लॉय होता है और एक मैनेजर होता है, दोनों एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय एंड मैनेजर, लेकिन दोनों एक ही टेबल से एक ही एंटिटी का पार्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बाइनरी है, जो तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, टीचर की है, स्टूडेंट की है। तो अगर हम इसमें कोर्स भी ऐड कर लें तो टर्नरी रिलेशनशिप बन जाता है कि ये टीचर इस स्टूडेंट को ये कोर्स पढ़ाएगा। तो ये चीज़ें आपने बड़ी डिटेल में डिस्कस की लास्ट हमारे दोनों सेशन में, कॉर्डिनैलिटी वगैरह भी। तो ये आप देखिएगा, इन चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लें। फिर हमने देखा था हमारे पास डिफरेंट किस्म की फील्ड आ रही थी, और फिर हमने ये देखा था कि हम किस तरह असल में जब ईआर आपके सामने आ जाती है तो उसको टेबल्स में, एट द एंड तो टेबल में जाना होता है डाटा, वो कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कस्टमर का डाटा है। कस्टमर का एक आइडेंटिफायर है, हमने आइडेंटिफायर की बात की थी। आइडेंटिफायर ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी एक एंटिटी को। ठीक है, सो डिटेल आप देख सकते हैं उसके अंदर, लास्ट जो वीडियोस हैं उनके अंदर। फिर हमने इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात की और एंटिटी कंस्ट्रेंट की बात, एंटिटी इंटीग्रिटी की बात की थी कि हर एक जो इंस्टेंस होता है उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड एंटिटी इंटीग्रिटी। और फिर हमने उसके बाद रेफरेंशियल डोमेन इंटीग्रिटी की बात की थी, जिसका मतलब था जो वैल्यू उस पर्टिकुलर कॉलम में आनी है वो उसकी डोमेन कहलाती है। जैसे डेट ऑफ बर्थ में डेट आनी है, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो है नेम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज़ आनी है। इसी तरह कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो बिज़नेस रूल्स होते हैं, जिनको एक्शन असर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एज आनी है, मान लिया, लेकिन आप एफएससी के स्टूडेंट के एडमिशन करने जा रहे हैं और एज में लिखते हैं 5 साल, तो ये एक रॉन्ग आपका डाटा है। तो इट मीन कि यहाँ बिज़नेस रूल अप्लाई होगा, एक्शन असर्शन अप्लाई होते हैं कि जी इसमें डाटा इससे कम ना एंटर हो, एज माइनस में ना एंटर हो। ठीक है, तो इस तरह की ये चीज़ें आ जाती है।
तो एंटिटी, उसके बाद इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हमारे पास थे, जिसमें हम ये कहते हैं कि आपने पेरेंट आपका डिलीट नहीं हो सकता अगर उसका चाइल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। तो पूरी डिटेल पढ़ी है 2 सेशन में, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ये जैसे एग्जांपल रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इसको कैसे ब्रेक डाउन किया। हम ये कहते हैं जी कस्टमर, ये कस्टमर का टेबल है, ये कस्टमर की एंटिटी है। जब ये कस्टमर ऑर्डर लेंगे तो ये कस्टमर का रिकॉर्ड प्राइमरी की है, ये वाला इस टेबल में यहाँ पे, तो ये इधर एज अ फॉरेन की डॉटेड में आएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अगर कस्टमर के रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो आपको उस कस्टमर का ऑर्डर का रिकॉर्ड भी डिलीट करना पड़ेगा। अगर ऑर्डर के रिकॉर्ड को आप डिलीट करते हैं तो ऑर्डर की डिटेल को भी डिलीट करना पड़ेगा। ये यहाँ तक है, क्योंकि ये इधर इसकी ज़्यादा फॉरेन की आ रही है। अगर प्रोडक्ट को डिलीट करते हैं तो आपको ये एक रिकॉर्ड से डिलीट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट ऑर्डर लाइन में। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप ऊपर वाला रिकॉर्ड भी डिलीट करें, क्योंकि ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है। सो ये चीज़ आपने देखनी है, ये हमने लास्ट टाइम उसमें डिस्कस की थी। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि हम एक रेगुलर एंटिटी को किस तरह मैप करते हैं। ये अगर आपको एक एंटिटी दी हो तो आपने इसका टेबल बनाना हो, तो टेबल में ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक टेबल बनेगा कस्टमर के नाम का, और 3 एट्रीब्यूट आ जाएंगे, जिसमें कस्टमर आईडी उसका प्राइमरी की कहलाएगी। अगर हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट हो और उसका टेबल बनाना हो तो इसको हमने देखा था कि हम उसको प्राइमरी की दे देते हैं। उसके बाद जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है उसमें ये वाला एट्रीब्यूट नहीं आएगा, जो इसके बाकी 4 एट्रीब्यूट है वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बन जाता है सिर्फ, लेकिन चारों मिल के एड्रेस बना रहे हैं। सो याद रखिएगा, जब भी इस तरह के एट्रीब्यूट आएंगे टेबल बनाते हुए, ये वाला एट्रीब्यूट नहीं लगेगा, ये चारों एट्रीब्यूट इसके अंदर इंसर्ट होंगे। जब बात करते हैं हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की, तो इट मीन्स कि जहाँ पे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हमारे इसके ईआर डायग्राम के अंदर आ जाए, हम एक नया टेबल बना लेते हैं उस मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का, और यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप बन जाता है ऑटोमेटिकली। सो एम्प्लॉय, इधर एम्प्लॉय आईडी, और स्किल इधर हम यहाँ पे स्किल लगा देते हैं, जितनी मर्जी आप स्किल लगाएं। तो ये अगर मैं इसके लास्ट में आप जाके चेक करें तो मैं इसके यही वाली हमारी 1 मिनट सर, मैं एक शायद कॉल आ रही है, तो मैं जस्ट रिकॉर्ड आफ्टर दिस कॉल। जी, सो अगर मल्टी वैल्यू की हम बात करें, यहाँ पे किधर थे हम लास्ट, हाँ स्किल की अगर मैं बात करूँगा, जब भी स्किल इस तरह हमारे पास आ जाएगी, कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो मल्टी वैल्यू है, जब वो आ जाएगा तो हम उसका एक अलग टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो ईआर में अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो स्किल हमारी इस तरह बन जाएगी, एम्प्लॉय एंड स्किल। ठीक है, और यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, ये मैं जस्ट दोबारा आपको रिकॉल कर रहा हूँ इस चीज़ को, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। सो जो अगर कोई केस स्टडी को डायरेक्टली फॉलो कर रहा है तो ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्किल और इसका जो रिलेशनशिप है ये हम ड्रा कर सकते हैं कि एक बंदे की एक स्किल हो सकती है या एक से ज़्यादा स्किल भी हो सकती हैं, और एक स्किल एक बंदे के पास भी हो सकती है और एक से ज़्यादा बंदों के पास भी हो सकती है। सो रिलेशनशिप मैनी टू मैनी ये बन गया एम्प्लॉय एंड स्किल का। तो यहाँ पे आगे चल के हम देखेंगे केस स्टडी में कैसे हमने स्किल को ब्रेक डाउन किया है। फिर हमने ये देखा कि हम किस तरह वीक एंटिटी को मैनिपुलेट करते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, तो उसका ये तरीका होता है कि आपने स्ट्रॉन्ग एंटिटी अलहदा बना ली, वीक एंटिटी अलहदा बना ली, और फिर उस वीक एंटिटी के अंदर फॉरेन की ये वाली चीज़ फॉरेन की आ गई। वीक एंटिटी के बाकी एट्रीब्यूट एज इट इज़ रहने देते हैं, और ये कंपोजिट प्राइमरी की बन रही है, जो कि हम रियल लाइफ सिनेरियो में इसको इग्नोर करते हैं और हम इसकी जगह एक नया आईडी लगा देते हैं कि इन चारों को मिला के एक आईडी बना दें। कोई आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 उनको सरोगेट कीज़ कहते हैं, तो हम उसको प्रमोट करते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की को हम डिमोट करते हैं। फिर हमारे पास सिनेरियो आ जाता है ये मैनी टू मैनी का, 1 to many का, ये सेम उसी तरह ये 1 to many का सिनेरियो जैसे हमारे पास ये अभी प्रीवियस जो था, प्रीवियस के अंदर वो वहाँ पे कंपोजिट प्राइमरी की बनती है, लेकिन 1 to many को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो कस्टमर का टेबल अलहदा बनेगा, ऑर्डर का टेबल अलहदा बनेगा,
और कस्टमर की जो है सारा रिकॉर्ड उसकी प्राइमरी की एज अ फॉरेन की आ जाएगी। याद रखिएगा ER डायग्राम में आपको कीज़ नहीं दी जाती फॉरेन की, ठीक है। बहुत हमेशा सिनेरियो ऐसा मिलेगा नहीं दी जाती। हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए इस वाली की को उठा के इधर ले आना है। ये देखें कस्टमर ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट, क्योंकि 1 to many रिलेशनशिप है ऑर्डर आईडी यहाँ लग जाएगा एज अ फॉरेन की। सो ये वो क्वेश्चन था जो अभी एक चैट पे नदीम पूछ रहा था, बल्कि मैंने उसे कहा था कि तुम्हारा ये क्वेश्चन हो सकता है कि जी मैनी टू मैनी को ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या है। तो याद रखिए जब भी आपके पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आए, आपने एक नया टेबल बना देना है जिसमें इन दोनों टेबल्स की प्राइमरी की आ जाएगी एज अ फॉरेन की, और अगर उस रिलेशनशिप के ऊपर कोई एट्रीब्यूट हुआ वो एट्रीब्यूट भी उसी टेबल में जाएगा। ये कब होता है एट्रीब्यूट? ये एट्रीब्यूट तब होता है जब आपको समझ नहीं आ रही हो कि भाई ये वाला एट्रीब्यूट रॉ मटेरियल में जाएगा या वेंडर में जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, कितने का मुझे नहीं पता, कितने का परचेज़ किया, मुझे इसके लिए पता होना चाहिए किस वेंडर से लिया। तो वेंडर के टेबल में डालूंगा तो मुझे नहीं पता मैंने कब पर किस चीज़ का ये यूनिट प्राइस की बात हो रही है। तो इट मीन्स वो जो तीसरा टेबल इसमें बनेगा खुद ब्रेक हमने करना है, जिसमें रॉ मटेरियल की प्राइमरी की और वेंडर की प्राइमरी की आएगी, वहीं पे यूनिट प्राइस भी एज अ एट्रीब्यूट आ जाएगा। तो तीसरा टेबल हमारा ऐसे बनेगा। ये थर्ड टेबल जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोटेशन रख लें, रॉ मटेरियल अंडरस्कोर वेंडर रख लें, जो दिल करता है रख सकते हैं आप। तो मटेरियल एज अ फॉरेन की, वेंडर एज अ फॉरेन की, और फिर जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो है ये यूनिट प्राइस। सो इसको ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। 1 to 1 रिलेशनशिप सबसे मज़े का रिलेशनशिप होता है। इसमें आपके पास ये तरीका है, ये वाली चीज़ इधर आ गई बिल्कुल 1 to many की तरह। फ़र्क से इतना होता है कि इसको जो है ना हम यहाँ पे यूनिक, यहाँ पे आप डुप्लीकेट नहीं होने देते, एक रिकॉर्ड ही आता है। मैनी टू ये वाला जो रिकॉर्ड है ना ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता, एक सेंटर के साथ एक ही आएगा, यानी कि ये कंपोजिट की तरह एक चीज़ बन जाती है। ये फॉरेन की भी है, इधर फॉरेन की लगेगी 1 to many की तरह, लेकिन इसको डुप्लीकेट नहीं आपने होने देना। इसके ऊपर डुप्लीकेशन का कंस्ट्रेंट भी लगा देते हैं, सो दैट एक सेंटर के साथ एक ही नर्स आएगी हमेशा। ये एक 1 to 1 का रिलेशनशिप है, बिल्कुल जैसे 1 to many है। फ़र्क से इतना आना है, फॉरेन की भी लगेगी और इसके ऊपर यूनिकनेस भी लगेगी। अगर किसी एट्रीब्यूट पे फॉरेन की भी लगा दें और यूनिकनेस भी लगा दें तो वो 1 to 1 बन जाता है। अब ये आ गया हमारे पास एसोसिएटिव एंटिटी। एसोसिएटिव एंटिटी बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे अभी देखा है, एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसी ही चीज़ जो ना हमारी एसोसिएटिव एंटिटी होती है, लेकिन ये वाली चीज़ ऐसी होती है एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हमें यहाँ पे मिल जाता है और हमें एंटिटी पहले ही पता लग जाती है कि ये हमारी एंटिटी बनेगी। जैसे कस्टमर और वेंडर, ये इनका आपस में जो रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी का, वो शिपमेंट का है। कस्टमर ने वेंडर से कोई चीज़ ख़रीदी है, एक कस्टमर एक वेंडर से भी ख़रीद सकता है और कई वेंडर से भी ख़रीद सकता है, और एक वेंडर के कई कस्टमर हो सकते हैं। अब ये जब ख़रीदे गए चीज़ें तो वो उनको शिप करनी है, वो चीज़ें पहुँचानी है, ठीक है। कहाँ पहुँचानी है? वेंडर के पास या कस्टमर के पास। तो शिपमेंट की डेट होगी, कुछ उसकी अपनी अमाउंट होगी शिपमेंट की, और उसका नंबर होगा। तो इस केस में वही ट्रीटमेंट होगी जो हमने मैनी टू मैनी के साथ ट्रीटमेंट की है कि शिपमेंट का टेबल बनेगा जिसके अंदर ये तीनों एट्रीब्यूट तो आएंगे ही, शिपमेंट नंबर, अमाउंट एंड डेट, लेकिन उसके साथ कस्टमर आईडी भी आएगा, वेंडर आईडी भी आएगा। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़ॉरेन की का आना लाजमी नहीं है। इस केस में जब हम सप्लाई बनाएंगे तो फ़ॉरेन की का आना प्राइमरी की का होना लाजमी नहीं है। आप रख सकते हैं सिंगल, ये जैसे यहाँ कंपोजिट प्राइमरी की आ रही है हमारे पास, लेकिन इस केस में आप गौर से देखें, यहाँ पे एक सिंगल प्राइमरी की है, शिपमेंट एक सिंगल की है। एसोसिएटिव एंटिटी में सिंगल की होती है, कस्टमर आईडी इधर से, वेंडर आईडी इधर से, डेट एंड अमाउंट उसकी अपने एट्रीब्यूट है। तो ये इसका कुछ, उसके बाद ये आ गया यूनिट रिलेशनशिप है। इसमें वही एक ही टेबल होता है और मैनेजर आईडी भी उसी टेबल से ही रेफ़र कर रहा होता है, सेम टेबल से मैनेजर आईडी रेफ़र कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना रिवीजन होगी इसके बारे में। इसके बाद यूनरी 1 to many, अच्छा ठीक है, बाकी आप ये चीज़ें लास्ट में देख सकते हैं।
अब जो है मेरे पास अच्छा, टर्नरी को भी एक बार रिवाइज कर लें। टर्नरी रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास क्या होता है जी, 3 एंट्री टेबल होते हैं जो आपस में एसोसिएट कर रहे होते हैं। बिल्कुल मैनी टू मैनी वाला, बाइनरी वाला इसका कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे 4 टेबल बनेंगे, पेशेंट का, फिजिशियन का, ट्रीटमेंट का, और चौथा टेबल पेशेंट ट्रीटमेंट का होगा, जिसमें इन तीनों की प्राइमरी की आ जानी है। और साथ ये एसोसिएटिव एंटिटी है, तो ये तीनों एट्रीब्यूट भी उस टेबल में चले जाएंगे। ये देखें, पेशेंट का, फिजिशियन का, ट्रीटमेंट का, और ट्रीटमेंट पेशेंट में तमाम की प्राइमरी कीज उसके अंदर आ जाएंगी। तो ये आपके टेबल इस तरह ब्रेक डाउन होंगे। ठीक है, तो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड केस स्टडी। ये इन्हांस को छोड़ दें, इसको बाद में देखेंगे। केस स्टडी में आप अगर इसको गौर से पढ़ेंगे, ये आप लोगों ने पढ़ना है ये चीज़ कि क्या लिखा हुआ है केस स्टडी के अंदर। मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ इस केस स्टडी पे, यहाँ पे। ठीक है, ये केस स्टडी किसके बारे में है? ये केस स्टडी एक फर्नीचर कंपनी के बारे में है। मुझे थोड़ा सा इसको एनालाइज करने दें, 85 पे ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये एक फर्नीचर कंपनी के बारे में केस स्टडी है। ठीक है, और इसमें जो है ना ये सारा एक्सप्लेन किया गया है कि इसका बिज़नेस है क्या, कितने चीज़ें होती है, टेरिटरी क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। इस केस स्टडी में ये कहा जा रहा है कि ये कंपनी कुछ प्रोडक्ट को सेल करती है किसी कस्टमर को, प्रोडक्ट को सेल करती है कस्टमर को, लेकिन इससे पहले ये कंपनी रॉ मटेरियल परचेज़ करती है किसी वेंडर से। ये वेंडर से रॉ मटेरियल परचेज़ करती है, ठीक है, और उसके बाद ये रॉ मटेरियल यूज़ होता है प्रोडक्ट के बनाने में। और प्रोडक्ट जब बनता है तो प्रोडक्ट किसी वर्क सेंटर में, जैसे जहाँ पे प्रोडक्शन हाउस होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें जाती हैं और इनको एम्प्लॉय बनाते हैं। और हर एम्प्लॉय की कुछ ना कुछ मल्टीपल स्किल्स होती हैं। ये हर एम्प्लॉय की मल्टीपल स्किल्स होती हैं जिसकी बेस के ऊपर वो काम करते हैं। सो ये पूरा सिस्टम इसको बयान कर रहा है। और जब एक प्रोडक्ट बन जाता है तो कस्टमर उसे ख़रीदते हैं, जो कि बिजनेस डिफरेंट टेरिटरी में, डिफरेंट इलाकों में वो रहते हैं कस्टमर, और हर इलाके का अपना अपना सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स पर्सन है। सो मैंने जो क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं वो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आपने पढ़ना है, बाकी चीज़ों को मैं क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। वेयर इज़ यूनियन रिलेशनशिप, व्हाट डज इट मीन, एंड फॉर व्हाट रीज़न माइट द कार्डिनलिटीज़ ऑन इट बी डिफरेंट इन अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली तो बात है कि यहाँ पे यूनियन रिलेशनशिप कहाँ पे है। अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको यूनियन रिलेशनशिप यहाँ नज़र आ रहा है एम्प्लॉय के ऊपर। एम्प्लॉय इज़ सुपरवाइज्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कोई एम्प्लॉय सुपरवाइज कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय सुपरवाइज्ड बाय एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल अली एक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो मैनेजर है। आमिर एक एम्प्लॉय है जिसका मैनेजर अली है। अली का कोई मैनेजर नहीं, आमिर का मैनेजर अली है। हर कंपनी में ऐसे होता है कि आप जहाँ काम कर रहे होते हैं आपका एक बॉस होता है और वो एक बॉस के अंडर कई लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये सिनेरियो यूनियन रिलेशनशिप कहलाता है। अब यहाँ पे हर एम्प्लॉय के पास स्किल होती है मल्टी। तो मैंने कहा था मल्टी स्किल होती हैं, एक एम्प्लॉय के पास मल्टी स्किल। अगर मैं सिर्फ इस वाले हिस्से की ईआर को देखूँ, ये डाटाबेस टेबल बने हैं, ईआर देखूँ तो आपकी ईआर ये बनेगी, एम्प्लॉय स्किल मैनी टू मैनी। तो मैंने क्या कहा था, जब भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आएगा तो आपका ये वाला हिस्सा ब्रेक हो जाएगा। इसने क्या करना है, तीसरा टेबल बन जाना है जिसने उठ के ये काम करना है कि ये वाला हिस्सा, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ तो मेरा काम ये होगा कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ये मेरा यहाँ पे आया, ये मेरा इधर आया, ये वाला हिस्सा मेरा कट हो गया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैनी टू मैनी की यही ट्रीटमेंट है, ठीक है। और इसने इधर लगना है, इसने इधर लगना है, इसने इधर लगना है, इसने इधर लगना है। एक एम्प्लॉय की मैनी स्किल होंगी, एक स्किल मैनी एम्प्लॉय की होगी। तो इसका नाम आप जो मर्ज़ी दे सकते हैं, एम्प्लॉय स्किल दे दें, जो मर्ज़ी इस टेबल का नाम दे दें, एम्प्लॉय अंडरस्कोर स्किल्स। और इसके अगर एट्रीब्यूट आप देखेंगे तो इसके एट्रीब्यूट बनने चाहिए, दोनों की प्राइमरी की जो है वो यहाँ ऐसा फ़ौरन की आ जानी है, दोनों टेबल की, ठीक है।
तो ये इसके एट्रीब्यूट बनेंगे, यानी यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे आएगा स्किल आईडी या स्किल नेम, जो मर्जी कह दे। अगर ये इसको स्किल्स हम अलहदा निकाल देते हैं, स्किल आईडी, ठीक है, तो फिर आपकी ये चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पे ये, और ये चीज़, और यहाँ पे आ गई। फॉर एग्जांपल मैं इसको एम्प आईडी कह देता हूँ और इसको मैं स्किल आईडी कह देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज अ फॉरेन की आ जाएगी, एम्प आईडी अंडर डॉटेड अंडरलाइन ये होगी, डॉटेड अंडरलाइन क्योंकि फॉरेन की है, और यहाँ पे स्किल आईडी। ये इसकी ट्रीटमेंट होती है, मैनी टू मैनी को ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी यही काम किया है, एम्प्लॉय और ये स्किल का टेबल है, इसको ब्रेक किया है, अंदर कीज़ नहीं है। अगर कीज़ नहीं दी हुई है इट मीन्स इस ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है आपके लिए कि ये दोनों जो कीज़ लिखी आई है ना, एम्प्लॉय आईडी ये भी यहाँ लग जाएगी, स्किल भी यहाँ लग जाएगी, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे लग जाएंगी। तो अच्छा, ये स्किल और एम्प्लॉय, सॉरी मेरी दोबारा कॉल आ गई थी। एम्प्लॉय और स्किल दोनों के आईडी को इधर हमने ऐड कर देना। जब भी आपको इस तरह का टेबल नजर आए इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप था इसका। अगर आप इसकी ईआर डायग्राम पे वापस जाएंगे तो एम्प्लॉय और स्किल का मैनी टू मैनी था। टेबल जब बना तो एम्प्लॉय स्किल का टेबल, सॉरी हैज स्किल का टेबल बना दिया, उसमें स्किल एज अ फॉरेन की, एम्प्लॉय आईडी एज अ फॉरेन की आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इस एरिया को देखें, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है वन टू मैनी एंड इधर से वन टू मैनी। तो ये कोई ऐसी ईआर बनी होगी कि एक एम्प्लॉय बहुत से वर्क सेंटर में काम करता है और एक वर्क सेंटर में बहुत से एम्प्लॉय काम करते हैं। सो ये वन टू मैनी दोनों तरफ से। और ब्रेक डाउन कैसे होगा, दोनों टेबल की प्राइमरी की इस टेबल में एज अ फॉरेन की आ जानी है। अब इसको ज़रा नज़र रखें, रॉ मटेरियल आप वन टू मैनी ये भी कहीं से रिलेशनशिप जो ना ब्रेक होके आया हुआ है मैनी टू मैनी का, कि एक वेंडर बहुत से रॉ मटेरियल, एक वेंडर से हम बहुत से रॉ मटेरियल सप्लाई करवाते हैं और एक रॉ मटेरियल बहुत से वेंडर से सप्लाई किया जाता है। सो और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ देखें, सप्लाई यूनिट प्राइस। सो ये वही सिनेरियो आ गया कि जहाँ पे आपके पास जो एसोसिएटिव एंटिटी बनी है, ये वाली एसोसिएटिव एंटिटी है कि वेंडर की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की, रॉ मटेरियल एज अ फॉरेन की, और तीसरा एट्रीब्यूट सप्लाई यूनिट। यानी ये सिनेरियो जो है हमारा ये सिनेरियो जो है वो हमारा ये वाला बना है। इसको ये सिनेरियो बना है, ये क्योंकि 2 है वो 3 वाला था, 2 का ये वाला सिनेरियो बना है। तो उसमें एक एट्रीब्यूट है, इसमें आपको 2 एट्रीब्यूट नज़र आ रहे हैं कि वेंडर एंड रॉ मटेरियल का मैनी टू मैनी रिलेशनशिप विद एसोसिएटिव एंटिटी सप्लाईज आ गया। अब यहाँ पे आए, एक प्रोडक्ट में बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज़ होता है, वन और मैनी रॉ मटेरियल यूज़ होता है, और एक रॉ मटेरियल बहुत से प्रोडक्ट में यूज़ होता है। तो यहाँ पे दरमियान में जो है क्या उस, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल का। एक प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल ये थी कि आपके पास जब पिज़्ज़ा की एग्जांपल लें तो पिज़्ज़ा के अंदर बहुत से इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं, तो इंग्रेडिएंट इन पिज़्ज़ा और वही इंग्रेडिएंट और भी प्रोडक्ट में यूज़ हो सकते हैं। कितनी क्वांटिटी है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक बार फिर ड्रा करूँ, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, ये अगर प्रोडक्ट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं न्यू कर लेता हूँ। अगर हम इसको ड्रा करें, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल मैनी टू मैनी इनका रिलेशनशिप है आपस में। ये चीज़ ठीक है। और ये प्रोडक्ट है, ये रॉ मटेरियल, इसको मैं नाम दे रहा हूँ प्रोडक्ट। ये हमारे पास है रॉ मटेरियल, ठीक है। और दरम्यान में क्या जी, प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, इसमें गोज इनटू क्वांटिटी मींस ये यूज़ होता है। और यहाँ पे जो आपके पास एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट इसके ऊपर आ रहा है दैट इज़
क्वांटिटी। तो ये वाली जो डायग्राम है ये ब्रेक होके ये वाला हिस्सा बना है, प्रोडक्ट यूजेस रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे आ जाएं, एक प्रोडक्ट जो है वो आपके वर्क सेंटर में बनता है, बहुत से वर्क सेंटर में हो सकता है। हम कहते हैं जी जो है ना हमारा जो सोफ़ा सेट है वो हमारा जो है आबिद मार्केट सेंटर, आबिद मार्केट वाले जो है वेयर हाउस में बन रहा है, ठीक है। और यही वाला कुछ सोफ़ा सेट वो हमारा फिरोजपुर रोड पे कहीं बन रहा है। तो ये फिर अगेन ये प्रोडक्ट एंड वर्क सेंटर का मैनी टू मैनी आया, जिसको ब्रेक करके वन टू मैनी के अंदर हमने यहाँ पे ये किया है। तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आ रही, इट मीन्स प्रोडक्ट आएगी एज अ फॉरेन की, वर्क सेंटर एज अ फॉरेन की यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हिस्सा तो कंप्लीट हो गया प्रोडक्शन और एम्प्लॉय से रिलेटेड सारा, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इधर वाला, अब कस्टमर की तरफ आते हैं। कस्टमर कोई चीज़ बाई करने जा रहा है तो क्या होता है जी, एक कस्टमर आया। अच्छा, ये प्रोडक्ट लाइन भी एक चीज़ है। प्रोडक्ट लाइन होती है, जैसे हम कहते हैं जी हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है वो है आपका किचन प्रोडक्ट लाइन है। किचन से रिलेटेड हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे ये है कि वो किचन अप्लायंस से रिलेटेड आप कोई फर्नीचर बना रहे हैं, वो हमारी एक प्रोडक्ट लाइन है। एक हम कहते हैं जी हमारा बेडरूम से रिलेटेड है, हमारी प्रोडक्ट लाइन बेडरूम है। एक हमारी प्रोडक्ट लाइन है ऑफिस से रिलेटेड के, जो ऑफिस के इक्विपमेंट बना रहे हैं फर्नीचर में, ये प्रोडक्ट लाइन होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस है, सर्वर्स हैं, तो ये प्रोडक्ट लाइन होती है। तो एक प्रोडक्ट लाइन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ कस्टमर ऑर्डर देता है, उस ऑर्डर में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। सो असल में ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स के जो रिलेशनशिप है वो आपको मैनी टू मैनी नज़र आ रहा है, इसीलिए दरमियान में ऑर्डर लाइन आया है कि एक प्रोडक्ट, एक ऑर्डर के अंदर बहुत से प्रोडक्ट आते हैं और हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई क्वांटिटी होती है। तो सेम एक ऑर्डर और एक जो है ना हमारे पास बिजनेस एरिया, ये टेरिटरी के हिसाब से आता है। टेरिटरी मतलब कि ये कस्टमर जो है वो मॉडल टाउन में भी ये कस्टमर रहता है, यही कस्टमर जो है उसका एक घर जो है वो फैसल टाउन में है। तो हम ये कहते हैं जी ये कस्टमर और कस्टमर की टेरिटरीज़ का आपस में रिलेशनशिप है जो है ना वन टू मैनी। ये कहीं पे ब्रेक हुआ है मैनी टू मैनी को, और इधर सिर्फ वन टू मैनी है कि एक टेरिटरी के अंदर बहुत से सेल्समैन हो सकते हैं। मॉडल टाउन में हम कहते हैं 6 बंदे सेल्स को डील कर रहे हैं, ठीक है। जोहर टाउन में 3 बंदे डील कर रहे हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो है इस बिज़नेस का, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, जिसमें वो कहता है जी व्हाई इज इंक्लूड अ वन टू मैनी रिलेशनशिप। क्यों होता है जब वन टू वन रिलेशनशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? इसका ये मतलब होता है कि कोई एक जो हमारा रिकॉर्ड है उसके अगेंस्ट मल्टीपल रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पूरी स्टडी देखी है कि हमारे पास कुछ एक कस्टमर है, वो बहुत से ऑर्डर्स जो है ना वो बाय करता है या आपके ऑर्डर देता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे इसके अंदर आ जाती है, तो वन टू मैनी इसके अंदर। ओके, डज इंक्लूड allow for a product to be presented in a database before it is assigned to a product line। हाँ, ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि does include allow for a product to represent in the database before it is assigned to the product line। ज़रूरी नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोडक्ट को डाटाबेस में डालने के लिए प्रोडक्ट लाइन का होना ज़रूरी है? नहीं, आप प्रोडक्ट बना ले, बाद में बताएं इस प्रोडक्ट को किस तरफ लेके जाना है, ठीक है ना। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी नहीं है कि जी प्रोडक्ट आपकी लाइन, अगर आपकी प्रोडक्ट लाइन नहीं है तो आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते। आपने प्रोडक्ट बना लिया, बाद में इसमें एक रो इंसर्ट करते हैं कि जी ठीक है ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट लाइन का, प्रोडक्ट तो अकेला बन गया है, जिस मर्जी लाइन में उसको बाद में डाल दें। इफ़ देयर इज़ अ रेटिंग, ओके जी, ये इसमें क्या कह रहा है, ई स्किल एम्प्लॉय हु इज़ द डाटा मॉडल रिप्लेस इन दिस रेटिंग। अच्छा, वो ये कह रहा है इफ़ देयर इज़ अ रेटिंग ऑफ दी, अच्छा जी, ये इसका मैं क्वेश्चन का बताता हूँ आपको। इसमें अगर कॉम्पिटेंसी रेटिंग की ये बात क्या कर रहा है, ये स्किल एम्प्लॉय प्रोसेस वे डाटा मॉडल वुड बी प्लेस इन दैट। वो कहता है अगर कॉम्पिटेंसी की रेटिंग अगर आपने डालनी है, हर एम्प्लॉय की कितनी रेटिंग है कि वो, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरी जावा की रेटिंग 8 है, मेरी डाटाबेस की रेटिंग 5 है, तो
तो वो रेटिंग कहाँ डालेंगे? हर एम्प्लॉय की कोई स्किल होती है, ठीक है, वो कहते हैं ये स्किल कितनी है इस बंदे की, इसकी 1 से 10 तक मैं रेटिंग अगर करने जा रहा हूँ तो वो रेटिंग यहाँ आनी चाहिए इस टेबल में, है स्किल में। इस एम्प्लॉय की ये स्किल है, ठीक है, और इसकी रेटिंग 5 है, इसकी रेटिंग 7 है, इसकी रेटिंग 9 है, तो अगर रेटिंग इधर आएगी, इस टेबल के अंदर आएगी। इसका आंसर ये है, क्योंकि रेटिंग आपको नहीं समझ आए स्किल पे डालेंगे या एम्प्लॉय पे डालेंगे। एम्प्लॉय टेबल में डालेंगे तो आपको क्या पता किस रेटिंग की बात हो रही है, स्किल टेबल में डालेंगे तो फिर आपको नहीं पता किस बंदे की स्किल की बात हो रही है। तो यहाँ डालेंगे एम्प्लॉय आईडी, स्किल आईडी एंड रेटिंग, कि ये रेटिंग उसकी कितनी है। सो ये इसका आंसर था। अच्छा, वो ये कह रहा है कि इन व्हाट वे माइट कंपनी चेंज द वे it does business that it would cause the supplier associated entity to be eliminated and relationship around it to change। वो कहते हैं जी ऐसा कौन सा सिनेरियो होगा कि ये जो एसोसिएटिव एंटिटी है सप्लायर्स की, ये वो रिमूव कर दें, ये वाला, ठीक है, ये अगर वो रिमूव करते हैं सप्लायर्स की, तो फिर वो कहता है जी हमें ये चीज़ इस पर सोचना पड़ेगा कि क्या तरीक़ाकार है। वो कहते हैं ये एसोसिएटिव एंटिटी हम नहीं रखना चाहते, तो हम किस तरह बिज़नेस को डील करेंगे। इसका ये मतलब हुआ फिर वो ये वेंडर की इंफॉर्मेशन ये नहीं रख सकते कि यूनिट प्राइस इस वेंडर ने क्या दी थी, इस वेंडर ने यूनिट प्राइस क्या दी थी, फिर उसे क्या रखना पड़ेगा, बस जी ये ख़रीदा है तो यहाँ उसकी प्राइस आ जाए इस जगह पे रॉ मटेरियल के साथ। हर मटेरियल की प्राइस फिर सेपरेट होगी, लेकिन वो कॉलम यहाँ पे आ जाएगा अगर आपने इस चीज़ को रखना है। या आप यूनिट प्राइस रखना ही नहीं चाहते वेंडर से, बाद में आप अपनी सेल प्राइस डाल देते हैं, तो इसका ये सिग्निफिकेंट होगा कि आप इसको अगर रिमूव कर देते हैं एसोसिएटिव एंटिटी को, तो आप यूनिट प्राइस को लॉस कर जाएंगे। अगर आप लॉस नहीं करना चाहते तो फिर आपको इधर डालना पड़ेगा, वो हर एक की डुप्लीकेट वैल्यू आ जाएगी जब भी वेंडर से डिफरेंट किस्म की प्राइसेस आएंगी। ठीक है जी, तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि इनको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू टेबल्स। तो इसकी जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि टेबल क्रिएट करने हैं। तो टेबल क्रिएशन के लिए आप लास्ट 2 वीडियोस जो हैं उसमें सेकंड वीडियो है उसे आप देखें, और वही फॉरेन की प्राइमरी की। बस ये ख्याल रखना है कि आपने इस तरीके से टेबल क्रिएट करने हैं कि वो टेबल्स पहले बनाने हैं जिसके अंदर फॉरेन कीज़ नहीं हैं, ठीक है, और उसके बाद वो टेबल बनाना है जो डिपेंडेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ मैं, अगर ये टेबल पहले बनाने जा रहा हूँ तो ये नहीं बनेगा, इसको टेरिटरी चाहिए, ठीक है, इसको कस्टमर चाहिए, तो पहले टेरिटरी बनेगा, फिर कस्टमर बनेगा, फिर ये टेबल बनेगा, ठीक है। अब 1 to many इधर देखिए, टेरिटरी का टेबल क्योंकि 1 to many है तो सेल्समैन को टेरिटरी चाहिए, सेल्स पर्सन को, तो सेल्स पर्सन का टेबल नहीं क्रिएट हो सकता जब तक टेरिटरी का टेबल क्रिएट नहीं होगा। सो ये इस तरह होगा, पहले टेरिटरी का टेबल क्रिएट हुआ, फिर सेल्स का ये हिस्सा कंप्लीट। अब कस्टमर का टेबल क्रिएट कर दें, ठीक है। अब आप जो है ये टेबल बना लें, ये हिस्सा कंप्लीट हो गया। प्रोडक्ट लाइन का आप टेबल अलहदा बना सकते हैं क्योंकि ये 1 वाला है। फिर आप प्रोडक्ट का टेबल बना सकते हैं, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, डायरेक्टली प्रोडक्ट आईडी आ रहा है यहाँ पे। फिर आप ऑर्डर का टेबल बना सकते हैं, कस्टमर उसके अंदर आ रहा है। फिर आप बनाएंगे, प्रोडक्ट भी बन गया, ऑर्डर भी बन गया, प्रोडक्ट लाइन का टेबल बनाएंगे आप, ठीक है। खाली जगह समझ आ रही है ना, इट मीन्स ये वाली की इधर आनी है 1 to many में, ये वाली की इधर आएगी क्योंकि ये 1 to many इधर भी है, 1 to many इधर भी है, दोनों की कीज़ यहाँ पे आएंगी एज अ फॉरेन कीज़, ठीक है। ऐसे ही आपको ये चीज़ें करनी होगी। और जो ये सिंगल रिलेशनशिप है ये अपने आप के साथ बनेगा, यूनरी रिलेशनशिप अपने आप के साथ। अब पहले एम्प्लॉय टेबल बनाना है, उसी टेबल के अंदर रेफरेंस अपने आप को देना है, ये आपका यूनरी रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है। तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं कि हमने टेबल क्रिएशन कैसे की और फॉरेन कीज़ को किस तरह हमने जो है ना ये देखा है। सो इस केस स्टडी में आप ये चीज़ें देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और जो है वो आप देख लें उसको, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।